नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद से अब काउंसलिंग के समय आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही कितना गुणांक सेफ होगा इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयन लेने के लिए, और गुणांक किस तरीके से बनाया जाता है, और अगर आपके द्वारा ओएमआर सीट पर कुछ गड़बड़ी कर दी गई है तो क्या आपका रिजल्ट प्रभावित होगा या फिर नहीं। इन सभी मुद्दों को मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे और अपनी चयन के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यदि सभी मुद्दों को मैं इसी वीडियो में केवल कवर करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक का वीडियो हो जाएगा। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही गुणांक कैसे बनता है, और अगर आपके ओएमआर सीट पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन तीनों वीडियो के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितना गुणांक सेफ है अलग अलग वर्ग के लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये सटीक बता पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस भर्ती में सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स इसको प्रभावित करने वाले हैं कि गुणांक कितना सेफ होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि ना सिर्फ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बल्कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस लिखित परीक्षा में, पूरा सब कुछ मायने रखता है। और सटीक जानकारी हो पाना लगभग नामुमकिन है, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे एक सटीक अनुमान लगाने की। और मैं भी आप सभी के कमेंट्स को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कि कितना गुणांक सेफ हो सकता है सभी वर्गों के लिए। इसके लिए पहले आपको ये अनुमान लगाना होगा कि इस भर्ती में कितने अभ्यर्थी सफल हो सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जो परिणाम घोषित हुआ था उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट पीएनपी के द्वारा देख पा रहे हैं। इसमें कुल 1,07,873 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसमें पहले स्लॉट में 41,556 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। उसके बाद से दूसरे स्लॉट में लगभग 5,500 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 47,000 अभ्यर्थी 68,500 में सफल घोषित किए गए थे, जबकि इसमें सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1,07,000 है। तो अगर इनके सफल होने का प्रतिशत हम लोग निकालें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग 44% सफलता का प्रतिशत रहा था 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। तो क्या 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी सफलता का प्रतिशत 44% के आसपास रह सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपकी 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी वह एक तरीके से उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, रिटन एग्जाम हुआ था। लेकिन 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती ऑब्जेक्टिव एग्जाम थी, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए थे। और आपके पास अगर विकल्प होते हैं तो अगर आप उस प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आपके पास एक प्रश्न के सही होने के लिए 25% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप कुछ ना भी जानते हो तो भी आपका वह उत्तर सही हो सकता है। तो इस बार जो मेरिट है वह हाई बहुत ज़्यादा जाएगी, यानी कि जो सफलता का प्रतिशत है वह 68,500 से कहीं भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की परीक्षाओं का स्तर अलग था। दोनों की परीक्षाओं को तुलना किया ही नहीं जा सकता है। और अगर मैं 68,500 की बात करूं तो उसमें पासिंग मार्क्स या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45% रखा गया था। लेकिन 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय कोर्ट के आदेशानुसार अब पासिंग मार्क या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65% है। तो ये इन सभी को देखते हुए ये तो तय है कि पासिंग जो नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स हैं वह उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने कि 68,500 में थे। तो अब इसमें कितने हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी अगर रिजल्ट जाता है तो 20 से 25% अभ्यर्थी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सफल घोषित किए जा सकते हैं। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस भर्ती में कुल 4,10,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे लिखित परीक्षा में, और उस अगर हम लोग अनुमान माने कि 25% अभ्यर्थी इसमें सफल होते हैं इस परीक्षा में, तो आप देखेंगे कि 1,02,500 अभ्यर्थी इस परीक्षा को सफल कर पाएंगे। अब इस भर्ती में ऐसे भी अभ्यर्थी सम्मिलित थे जो कि 68,500 में भी चयनित हैं
और साथ ही इसमें भी उन्होंने फॉर्म भरा था, क्योंकि उस समय स्थितियां कुछ विकट चल रही थी और ये मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच कराई जाएगी 68,500 में विभिन्न धांधलियों को लेकर के। तो उससे अभ्यर्थी भयभीत थे और उनके द्वारा इसमें भी आवेदन किया गया था कि अगर उसमें जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से अभ्यर्थी एक तरीके से इनसिक्योर हो करके इस वाले में भी उन्होंने आवेदन किया था। और उन अभ्यर्थियों की संख्या, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी 2015 बैच से रिलेटेड थे और उनके फोर्थ सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा था, उन्होंने भी आवेदन कर दिया था और उनमें से अधिकांश अभ्यर्थी भी सफल घोषित हुए हैं। हालांकि वो अभ्यर्थी अब इसमें पात्र नहीं होंगे और जो 68,500 में पहले से चयनित है उनको भी इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शासन के द्वारा एक ही पोस्ट के लिए एनओसी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो 68,500 में जो चयनित है, अगर उन्होंने इसमें भी चयन लिया या फिर जो बीटीसी 2015 बैच में फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, अगर उनका चयन हो भी गया, अगर मतलब वो पास भी हो गए, तो भी वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे या यूं कहें कि इसमें चयन नहीं ले पाएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 2,500 है। तो अब आपके सीधे सीधे जो कैंडिडेट्स बचते हैं, जो पास जो पूरे फ्रेश होंगे, वह होंगे 1,00,000 अभ्यर्थी। देखिए, कुल अभ्यर्थी जो सफल होंगे वह लगभग 1,00,000 होंगे और उसमें से जो सीट है वह है आपकी 69,000, यानी कि 31,000 ऐसी अभ्यर्थी सफल होंगे जिनका चयन नहीं हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में। तो जो 97 और 90 पर जो अभ्यर्थी शिक्षा मित्र पास होंगे उनका 100% चयन होना सुनिश्चित है। तो अगर आप शिक्षा मित्र हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और 90-97 पर अगर आप पास हो रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हैं, आपका चयन 100% हो जाएगा। अब देखते हैं जनरल के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 97 नंबर पासिंग है जनरल के लिए, और अगर मैं इसका 150 में प्रतिशत निकालूं तो ये प्रतिशत बनता है आपका 64.66%। और फिर इसका हम लोग को 60% निकालना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका परीक्षा था, लिखित परीक्षा, उसका सिर्फ 60% अंक ही जोड़ा जाएगा। तो इनका जो अंक आएगा वह 38.8 गुणांक बनेगा। दोस्तों, अगर गुणांक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में बातें कर रखी हैं। अब देखिए, जनरल जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे 97 पर पास हो रहे हैं, उनका जो गुणांक बनेगा इतना बनेगा रिटन एग्जाम का। और अब अगर उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें अगर उनका 26 गुणांक बना होगा तो उनका जो फाइनल गुणांक बनेगा वह 64.8 बनेगा। यहाँ पर जो आपका एकेडमिक गुणांक है, जो कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी का 10-10% जो जोड़ा जा रहा है, यानी कि 40% आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का जो जोड़ा जा रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है आपकी मेरिट को ऊपर उठाने में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए, 26 की जगह अगर आपका 27 या फिर 28 बन गया तो ये सीधे आपका गुणांक में 2 अंक अधिक प्लस कर दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर पहले आपको 97 जनरल के लिए मान के चला था, अगर आपका एक नंबर ज़्यादा है, 98 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे जो आपका फाइनल गुणांक बनेगा वह बनेगा 67.2। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एक नंबर बढ़ने पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। उस समय जब आपका 97 नंबर था उस समय आपका गुणांक फाइनल बन रहा था 66.8 और अब बन रहा है 67.2, यानी 0.4 का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपका यहीं पर देखिए, अगर आपका इस जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें अगर आपका एक नंबर बढ़ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा एक तरीके से ओवरऑल जो गुणांक है उसमें एक अंक की वृद्धि हो जा रही है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो प्रभावित करेगा वह आपका एकेडमिक रिकॉर्ड प्रभावित करने वाला है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 97 नंबर पा के सफल हो रहे हैं और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 26 गुणांक बनता है, और ऐसा अभ्यर्थी जो कि एकेडमिक रिकॉर्ड जिनका 31 होगा वह आपसे कहीं आगे पहुंच जाएगा, उतना ही आपके जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें 97 अंक ला करके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और सटीक बता पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर एक अनुमान लगाया जाए तो जनरल के लिए कहा जा सकता है कि 68 गुणांक सेफ हो सकता है। 68 या फिर उससे ज़्यादा अगर आपके गुणांक हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं।
वहीं मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए सेफ गुणांक 65 हो सकता है। अगर बात करें एससी और एसटी की तो इनके लिए सेफ गुणांक 62 हो सकता है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 60 से लेकर के 62 के बीच में उनके लिए भी सेफ गुणांक हो सकता है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कि कितना सेफ हो सकता है सब कैटेगरी के लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस जो मैंने आपको सभी डिटेल बताई हैं, इसमें अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही गुणांक कैसे बनाएंगे, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ओएमआर सीट पर गलती का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।